Hello student, today I am going to deliver a lecture on endosium of angiosperm. For class 12 एंडोसियम या पुमंग जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, पुष्प का, फ्लावर का मेन पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव, नर जनन भाग है किसी पुष्प का एंडोसियम। एंडोसियम में क्या है, एंडोसियम की परिभाषा क्या देते हैं, अ सेट ऑफ स्टेमेंस, अ सेट ऑफ स्टेमेंस, पुंकेसरों के समूह को ही पुमंग कहते हैं। ये पौधे का नर जनन भाग है और एंडोसियम की इकाई पुंकेसर या स्टेमन है। इसलिए एंडोसियम को अगर परिभाषित करते हैं तो इसे लिखते हैं यह पुंकेसरों का एक समूह है। और पुंकेसर है क्या, पुंकेसर एक सूत्रवत संरचना के ऊपर लगी हुई एक अंडाकार घुंडीनुमा या नॉब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें जो फिलामेंटस या तंतुअत संरचना होती है इसको पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। पुतंतु या फिलामेंट। और जो ये घुंडीनुमा नॉब लाइक फूला हुआ भाग रहता है इसके सीड्स पर, इसको आयंथर या परागकोश कहते हैं। आयंथर या परागकोश। इसमें सूत्रवत संरचना को फिलामेंट या पुतंत और इसमें फूली हुई घुंडीनुमा संरचना को जो इसके शीर्ष पर स्थित होती है उसे आयंथर या परागकोश कहते हैं। आयंथर और फिलामेंट यानी पुतंत और परागकोश एक दूसरे से चपटी डिश शेप संरचना से जुड़े होते हैं। इस चपटी डिश शेप संरचना को योज या कनेक्टिव, योज मतलब जोड़ने वाला, योज या कनेक्टिव कहते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि प्रत्येक स्टैमेन में वस्तुतः तीन भाग होते हैं। एक उसका फिलामेंटस या सूत्रवत संरचना फिलामेंट या पुतंत, दूसरा फूला हुआ भाग घुंडीनुमा जिसे हम आयंथर या परागकोश, और तीसरा जो इन दोनों को जोड़ने के लिए डिस्क से प्लेट नुमा संरचना होती है जिसे हम कनेक्टिव या योज कहते हैं। इन अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ आयंथर, एक परागकोश की प्रारूपी संरचना में जिसको एज ए मॉडल हम प्रस्तुत करते हैं, वस्तुतः प्रत्येक ऐसे परागकोश में दो पालियां होती हैं। मतलब इस तरीके की गेहूं के दाने के समान दो संरचनाएं पाई जाती हैं। इन बाइलोब जिनमें दो पालियां पाई जाती हैं इनको हम बाइलोब कहते हैं। जैसे एक गेहूं का दाना ये हो, दूसरा ये दाना हो, दोनों को आपस में सटा के रख दिया जाए तो ये संरचना आपको उसी तरीके से दिखती है। और प्रत्येक लोब के शीर्ष पर गोल संरचना के रूप में स्पोरेंजियम या परागधानियां होती हैं। इस प्रकार परागकोश द्विपालित या बाइलोब्ड होता है और प्रत्येक लोब में दो दो परागधानियां होती हैं या स्पोरेंजियम होती हैं। इन परागधानियों में ही परागकणों का निर्माण होता है। तो परागकोश इन जनरल क्या होते हैं, एंथर्स आर बाइलोब एंड टेट्रा चैम्बर, डाइथिकस एंड टेट्रा चैम्बर। अब इस परागकोश के अंदर देखते हैं कि परागकोश में तीन लेयर होती है। सबसे बाहर की लेयर जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सेकंड दूसरी लेयर जो होती है वो इसको प्रोटेक्शन में सपोर्ट देती है, तीसरी इसकी अंदर वाली लेयर होती है जो मोटी होती है और चौड़ी होती है। इस चौड़ी लेयर को बोलते हैं टैक्टम। परागकोश की अंतःभित्ति जो कि
परागधानी को पोषण देने का काम करती है उसे हम टैक्टम कहते हैं। अक्सर टैक्टम पर भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स आता है। तो टैक्टम क्या है? परागकोश की अंतःभित्ति है जो कि मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है जिसमें भोजन संचित होता है। ये परागधानियों को पोषण देने का काम करती है। परागधानी पर आते हैं। स्पोरेंजियम या परागधानी, स्पोरेंजियम या परागधानी के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। ये स्पोरेंजियम की जो अंतःभित्ति होती है जर्नल लेयर होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्योतक कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर विभाजन की क्षमता होती है। जो कोशिकाएं विभाजन में भाग लेती हैं वो सभी स्पोरोजिनस सेल कहलाती हैं। स्पोरोजिनस स्पोर का निर्माण करने वाली कोशिकाएं। स्पोरोजिनस लेयर होती है, इसी से स्पोर्स का निर्माण होता है। इन्हीं में जो कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है वह सबसे अलग हो जाती है और वह पोषण लेकर के बाकी कोशिकाओं से अलग संरचनाओं के रूप में विकसित होती है। वह लेयर जो टैक्टम से भोजन संचित करके बड़ी संरचना के रूप में बन जाती है उसे स्पोर मदर सेल कहते हैं। इन्हीं स्पोरोजिनस टिश्यूज में स्पोर का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप स्पोर मदर सेल या पराग मातृ कोशिका का निर्माण होता है। तो स्पोरोजिनस सेल से आर्कीस्पोरियल सेल या जो सेल माइटोसिस डिवीजन में भाग लेती है जिससे स्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल का निर्माण होता है पराग मातृ कोशिका का, उसे आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। फिर यह पराग मातृ कोशिका मियोसिस डिवीजन में प्रवेश करती है अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत। अर्धसूत्री विभाजन वह विभाजन है जिसमें मातृ कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 संतत कोशिकाओं को जन्म देती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी होती है। इन मियोसिस डिवीजन there are 4 cells formed from a single mother cell in which haploid chromosomes are present। तो जिसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं अर्धसूत्री गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसके कारण इन संरचनाओं को गैमीट या युग्मक कहा जाता है। ऐसी संरचनाएं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और जो जन्म प्रक्रिया में भाग लेती हैं युग्मक कहलाती है। तो इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा पहले मदर सेल का निर्माण होता है। मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है, पहला मियोसिस डिवीजन और फिर दूसरा मियोसिस डिवीजन जिसके परिणाम स्वरूप एक मातृ कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो परागधानी के अंदर क्या होता है? पहले तो स्पोरोजिनस लेयर होती है, स्पोर का निर्माण करने वाली कोशिकाओं की एक लेयर होती है जिससे स्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। पराग मातृ कोशिका का निर्माण माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप, और फिर इस पराग मातृ कोशिका से परागकणों का निर्माण होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। किसके परिणाम स्वरूप? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप। अब आते हैं कि ये जो परागकण बन रहे हैं परागधानी के अंदर पराग मातृ कोशिका या स्पोरोजिनस लेयर से परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजिनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहलाती है। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस या लघु बीजाणु जनन, और इन परागकणों को माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु कहते हैं। माइक्रोस्पोर की संरचना पे देखते हैं कि एक परागकण की संरचना में 2 लेयर होती है। सबसे बाहर की रफ एंड टफ लेयर ये एक्साइन कहलाती है, एक्साइन कहलाती है। प्रत्येक परागकण एक गोल या अंडाकार संरचना होती है जिसकी सबसे बाह्यतम लेयर रफ होती है और टफ होती है, सख्त होती है और कठोर होती है।
खुरदरी एवं कठोर संरचना की ये बाहरी लेयर होती है, लेकिन इसकी खासियत क्या होती है, यह एक स्थान पर कमजोर होती है। जिस स्थान पर कमजोर होती है उसे जर्मिनल पोर या अंकुरण छिद्र कहते हैं। जर्मिनल पोर या अंकुरण छिद्र कहते हैं। इसके अलावा यह एक विशेष प्रकार के पदार्थ स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से मिलकर के बनी होती है, जो कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, आर्द्रताग्राही प्रकृति का होता है, जो वातावरण से नमी को अवशोषित करके फूल जाता है और फूल करके इस अंकुरण छिद्र के व्यास को बढ़ा देता है, जिससे पराग नलिका बाहर निकलती है। तो स्पोरोपोलिन एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिससे एक संयंत्र का निर्माण होता है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक या आर्द्रताग्राही, जो कि वातावरण से नमी को अवशोषित करके फूल जाता है, जिससे अंकुरण छिद्र का व्यास बढ़ जाता है, जिससे पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। पॉलन ट्यूब क्या है कि ये इसकी अंदर वाली लेयर जो होती है वो इलास्टिक होती है और स्मूथ होती है। इस इलास्टिक और स्मूथ लेयर के कारण ये जब अवसर पाती है, जहाँ से भी इसे फैलने का अवसर मिलता है वहाँ से ये बाहर निकल आती है। और जब ये बाहर निकलती है, ड्यू टू द प्रोट्रूजन ऑफ इंटरनल लेयर, पॉलन ट्यूब्स हैज बीन फॉर्म्ड। तो जब ये इंटाइन बाहर की तरफ निकलती है एक ट्यूब के रूप में अंकुरण छिद्र से, इसी को हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। तो प्रत्येक परागकण में दो लेयर होती है, एक बाहर की तरफ रफ एंड टफ लेयर दैट इज एक्साइन, और अंदर की स्मूथ एंड इलास्टिक लेयर दैट इज इंटाइन। इसके बीच में एक इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहता है और शेष इसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है। इस प्रकार प्रत्येक परागकण दोहरी भित्ति वाली संरचना होती है, वाह्यचूल, अंतःचूल, और इसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होता है। जब परागकण बन जाते हैं तब यह जो परागधानी है यह स्फुटित होती है। परागधानी के स्फुटन के परिणाम स्वरूप परागकण बाहर निकलते हैं और परागधानी के फटने की प्रक्रिया परागधानी का स्फुटन या डेhiscence ऑफ पॉलन सैक कहलाती है। डेhiscence ऑफ पॉलन सैक कब होता है? जब पराग कणों का निर्माण परागधानी के अंदर पर्याप्त मात्रा में हो जाता है या परागकण मैच्योर परिपक्व हो जाते हैं, उस समय परागधानी फट जाती है और परागधानी के फटने की प्रक्रिया डेhiscence ऑफ पॉलन सैक कहलाती है। परागधानी का स्फुटन, जिसके परिणाम स्वरूप परागकण बाहर निकलते हैं और या तो यह स्वतः मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं या इनको किसी माध्यम के द्वारा मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। तो अराइवल ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम पॉलन सैक टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, अराइवल ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम anther to stigma of the female flower, then that is called pollination or परागण। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण या पॉलिनेशन कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और वर्तिकाग्र पर एक शर्करा का विलयन होता है, शुगर सोल्यूशन होता है, जिससे वह नमी को अवशोषित करके फूल जाते हैं और जर्मिनल पोर या अंकुरण छिद्र का व्यास बढ़ जाता है, जिससे इंटाइन एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है और उसी को कहते हैं परागकणों का अंकुरण या जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। So that's all for today. Now you have to note down the all aspects whatever going on here. जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा है इसको सबको आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लेंगे और उसको रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे। इसको एक बार लिखाया भी जा चुका है, देख लेंगे, जो कुछ छूट रहा होगा उसको चेक कर लेंगे। और शेष के लिए हम लोग कल पुनः इसी समय दूसरे नेक्स्ट वीडियो में फीमेल पार्ट
जायांग के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।